Good morning, good morning, good morning, very good morning, all of you. Good morning, Akshay, Pankaj, Shanvi, Sunil, Neeraj, Champarani, Shailendra, Sandeep, Shamim, Bhav, Indra Bhuvan, Virendra, Rajiv, Karanveer, Kapil, Hemant, Dharmendra, Om, Neeraj. Very good morning, all of you. Good morning, Vimlesh, Akshay, Amit, Vijender, Rajeshwari, Puneet, Sunil, Ravi, Pankaj. Very good morning, all of you. Good morning, Prince Verma. वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक. चलिए भाई. हाँ जी. तो अरे वो बच्चे बता रहे हैं कि डार्कनेस ज्यादा हो रही है. देखना जरा. लाइट इफेक्टिंग कम है थोड़ा सा. राजीव. नो. धर्मेंद्र. नो बिस्किट इज कुकी. All cookies are pastry. Some pastry are sandwich. Some cookies are sandwiches. Some cookies are sandwiches. तो बेटा कुकीज से सैंडविचेस पे जाओगे, पेस्ट्री से पेस्ट्री कनेक्शन नहीं बनेगा. गलत. Some sandwiches are biscuit. बिस्किट नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं बनेगा. गलत. तो नहीं गलत है उसमें. अच्छा नेक्स्ट है all pastries are cookies. All pastries are cookies. बेटा ये भी गलत है. हाँ आगे बढ़ाते जाओ इनको. ये भी गलत है क्योंकि सम पेस्ट्रीज आर कुकीज बनेगा. ऑल बिस्किट बीइंग पेस्ट्रीज अ पॉसिबिलिटी. अगर हम बिस्किट से पेस्ट्री पर जाते हैं बेटा, तो बिस्किट से पेस्ट्री की अगर हम बात करें तो कुकी से कुकी कट गया. अच्छा बिस्किट से पेस्ट्री है, नो रिलेशन का केस है ना, इसलिए वहां पर सारी पॉसिबिलिटीज फॉलो होंगी. ये ठीक है. ठीक भाई धर्मेंद्र. हाँ जी. चलिए तो हमने सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक शुरू किया था और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. हमने 2 क्लासेस पढ़ी सीटिंग अरेंजमेंट की. अफसोस की बात ये थी कि जो पहली क्लास थी वो सिर्फ आधे घंटे चली थी, लेकिन हमने सेकंड क्लास में उसको रिवाइज करवा दिया था, है ना. और सेकंड क्लास में हमने वो रिवीजन क्वेश्चंस भी कर लिए थे और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे अब तक सीटिंग अरेंजमेंट के वो अप टू एसएससी लेवल थे. ठीक है. और एक हमने शायद बैंकिंग क्लरिकल लेवल का भी क्वेश्चन किया था. चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ लेवल सीटिंग अरेंजमेंट का इंक्रीज करते हैं. चलिए भाई. तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. बोर्ड पर दिखा दो मुझे, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है. हाँ जी. तो आगे बढ़ाइए. ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये भी कर चुके थे, ये भी कर चुके थे. ये बस हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं आप लोगों को. और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो देखो बैंकिंग क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन, लेकिन है पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन. ठीक है. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए फटाफट से. 2 से 3 मिनट का समय है आपके पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए. ठीक. तो 2 to 3 मिनट्स में इस क्वेश्चन को फटाफट से बनाइए. ठीक है. हाँ जी. दिखेगा बेटा, क्लियर भी दिखेगा. थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा लोडिंग होने में थोड़ा सा समय लगता है. एकदम क्लियर भी दिखेगा. बच्चे देखना एक बार हम वीडियो के लिए हैं, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो बेटा. फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग. आंसर कैसे टाइप करें बेटा, मतलब किसी भी जे से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज फॉर्म में मुझे बता दो आंसर्स. हाँ जी बेटा, वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है. सर मैट्रिक्स में लास्ट जो बताए थे 5 स्टार नहीं था, क्यों? मैट्रिक्स में क्या बताए थे? फुल स्क्रीन पे करो बेटा, फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो. हाफ स्क्रीन पे क्वेश्चन मत देखा करो बेटा, क्वेश्चन को फुल स्क्रीन पे लगा लिया करो. कमेंट्स करने के चक्कर में आप क्वेश्चन को ना हाफ स्क्रीन पे देखते हो.
विनीत, एक बार उसका एक लास्ट ईयर पेपर उठा लो और उस लास्ट ईयर पेपर में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक कर डालो। बेटा पजल नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट है ये। पजल टॉपिक हम अलग से शुरू करेंगे। चलिए भाई, बस 1 मिनट का और समय है आपके पास। हाँ जी, चलिए, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया, कुछ बच्चों के आंसर्स भी आने लगे हैं। तो अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। देखो, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये पजल इंक्लूडेड है। हालांकि मैं पजल चैप्टर को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये इंक्लूडेड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की अरेंजमेंट होती हैं, एक सर्कुलर अरेंजमेंट, एक लीनियर अरेंजमेंट। तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और सर्कुलर अरेंजमेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच मैंने आपको बताई है। सर, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वो बनाते हैं जो हमें दिया है। सर, सर्किल दिया है तो सर्किल, रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमने सर्किल बना लिया। अच्छा, इसके बाद जितने भी पर्सन हैं सारे पर्सन को एक साथ बैठा दो। 8 व्यक्ति हैं, 8 को एक साथ बैठा दो, और अगर सबका फेस पता है तो सबका फेस भी साथ की साथ बना दो। और हमें इस क्वेश्चन में सबका फेस पता है, सेंटर की तरफ है। चलिए, अब हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट हमसे क्या कहता है, देखो बेटा, याद रखना, कुछ हिंट्स आएंगी, हो सकता है उसको हमें साथ की साथ लिखना पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट हमसे ये कहता है, अमॉन्ग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। पुरुषों में से केवल आर और वी एक साथ बैठे हैं। पुरुषों में से केवल आर और वी एक साथ बैठे हैं। अमॉन्ग द मेल्स आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आर और वी को एक साथ बैठा दूं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वी को आर के राइट में बैठाना है या वी को आर के लेफ्ट में बैठाना है। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये पॉसिबिलिटी का है। और मैंने आपको कल बताया था कि पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन शुरू मत करो, इस पॉइंट को छोड़ दो, इसका यूज हम बाद में करेंगे। जरूरी नहीं है ना कि जो पहला पॉइंट है उसी से क्वेश्चन शुरू करना है हमें। तो पहला पॉइंट पॉसिबिलिटी है, देन लीव इट, इसको छोड़ दिया हमने। अब इसको हमने हिंट की फॉर्म में ऊपर लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ईच मैन सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। ईच मैन सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा है। चलो, बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा। भाई अपनी पत्नी के साथ ही बैठेगा, कहां जाएगा,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी। तो बेटा ये डेफिनेट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन शुरू करो बनाना। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी। यू जो कि लेक्चरर की पत्नी है, वी के दाईं ओर दूसरी है। तो सबसे पहले बेटा हम बैठाएंगे वी को, और पहले व्यक्ति को पूरे सर्किल में कहीं भी बैठा सकते हैं। अब इसके सेकंड राइट पर, इसके दाईं ओर दूसरी है यू, तो इसके सेकंड राइट पर 1 2। अच्छा यू जो है वो पत्नी है तो इसीलिए सर्किल में बंद कर दो, ठीक है। अच्छा जो वी है, पहले पॉइंट में दिया हुआ था आर एंड वी आर मेल्स, अमोंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, तो इसका मतलब वी मेल है। और देखो वी का ना प्रोफेशन भी दिया हुआ है, वी का प्रोफेशन क्या होगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइंटिस्ट, तो वी साइंटिस्ट है, ठीक है। ये है सेकंड, ये है वो पॉइंट जहां से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की बनाना। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, यू वी के सेकंड राइट पर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टी इज इन बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में कौन है सर, यू और वी के बीच में टी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस पॉइंट का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, अब आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। देखो आर और वी एक साथ बैठे हैं, अब मैं वी को ऑलरेडी बैठा चुका हूं, अब मुझे आर को इसके साथ बैठाना है। अब मैं आर को यहां तो नहीं बैठा सकता, तो फिर डेफिनेटली आर यहां आएगा, और आर भी मेल है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था आर लॉयर है, तो आर हो गए भाई सब लॉयर, ठीक है। अब जरा उस पॉइंट का यूज करो, ईच मैन सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ, हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, तो आपको इस पॉइंट का यूज करना और क्वेश्चन सॉल्व आपका, हर व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ बैठा दो। अब मुझे ये बताओ, ये जो वी है ये अपनी पत्नी के साथ बैठा है, तो इसकी पत्नी कौन है, आर। सर आर कैसे हो सकती है इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी कौन है, टी। तो ये हो गए दोनों हस्बैंड वाइफ, ठीक है। चलो अच्छा ये जो आर है, इसकी जो वाइफ होगी वो भी इसके साथ बैठेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, तो ये भी अपनी पत्नी के साथ बैठेगा, तो इसकी पत्नी डेफिनेटली ये है, ये हो गई लॉयर की पत्नी, ये हो गई लॉयर की पत्नी, ये हो गई साइंटिस्ट की पत्नी, ठीक है। अच्छा ये यू है, यू भी अपने पति के साथ है, क्योंकि हर पति पत्नी एक साथ है, तो जो यू के हस्बैंड है वो डेफिनेटली ये है, भाई यही तो यू के हस्बैंड है, ये यू के हस्बैंड है, क्योंकि यू का हस्बैंड ये तो हो नहीं सकती। अच्छा और यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, और ये लेक्चरर की पत्नी है, तो डेफिनेटली ये लेक्चरर है। चलो अब देखो लॉयर आ गया, साइंटिस्ट आ गया, लेक्चरर आ गया, अब बच कौन गया, डॉक्टर बच गया। अब डॉक्टर के बैठने की हमें दो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही हैं, डॉक्टर यहां भी आ सकता है, डॉक्टर यहां भी आ सकता है, डॉक्टर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ था अमोंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, मतलब पुरुषों में से केवल आर और वी ही एक साथ बैठेंगे, दो मेल, इन दोनों मेल के अलावा कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठ सकते, सिर्फ यही दो मेल एक साथ बैठेंगे। इसीलिए मैं डॉक्टर को कभी भी लेक्चरर के साथ नहीं बैठा सकता, क्योंकि अगर आपने डॉक्टर को यहां बैठा दिया तो डॉक्टर लेक्चरर ये दो मेल एक साथ आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो फिर डॉक्टर को हम यहां नहीं बैठा सकते कभी भी, तो हमारी मजबूरी है डॉक्टर को यहां बैठाना, और डॉक्टर के साथ उसकी वाइफ आएगी, और डॉक्टर की वाइफ ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो लॉयर की वाइफ है, तो डॉक्टर की वाइफ ये हो गए, ये हो गए चारों मैरिड कपल। और अगला पॉइंट है पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी कौन है, पी। क्यू इज नॉट डॉक्टर, देखो अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्यू मेल है, तो क्यू कौन होगा, लेक्चरर होगा। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्यू मेल है, तो क्यू हो गया लेक्चरर। एस इज अ मेल, एस अगर मेल है तो एस हो गया डॉक्टर, और बचा कौन, जे। तो ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट, साइंटिस्ट साइंटिस्ट की वाइफ, लेक्चरर लेक्चरर की वाइफ, डॉक्टर डॉक्टर की वाइफ, लॉयर लॉयर की वाइफ, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। बड़े प्यार से हमने क्वेश्चन बनाया, बड़े आसानी से, और यही प्यार आपको एग्जाम में दिखाना है क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन देखो स्टार्टिंग में ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, हालांकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको,
बट इसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, पहले इस चैप्टर में ना कॉन्फिडेंस लेके आओ कि यस वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर, फिर उसके बाद आप स्पीड पे वर्क करो। अभी स्पीड पे काम मत करो, अभी जल्दबाजी मत दिखाओ, अभी तो सिर्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ कि सर हम हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जिस दिन वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, जिस दिन वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे स्पीड के साथ। ठीक है, तो पहले कॉन्फिडेंस लाओ, उसके बाद स्पीड पे काम करो। बेटा क्यू को जे के प्लेस पे कैसे रख दोगे? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करते हैं कि क्यू मेल ही है। अगर हमसे कहा जाता है कि क्यू डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब वो मेल ही है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, तो फिर कौन होगा? लेक्चरर। हालांकि एग्जाम में आपको लिखा होगा एस एंड क्यू आर मेल, बट अगर गलती से नहीं लिखा तो हम यही एज्यूम करेंगे जैसे मैंने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए बेटा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मतलब इसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। बेटा एसएससी, अभी तो हमने पजल, अभी हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं शुभम। पजल टॉपिक जब शुरू करेंगे तब बताएंगे उसके बारे में आपको, है ना। एसएससी के लिए तो एक दो काफी है, बैंकिंग में होंगी 4-5 क्लासेस। चलो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बनाओ। ये मिक्स्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ है और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। अरे वाह चंपानी, इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड। अच्छा, अगर जिन्होंने पहले ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया हो पीडीएफ से, तो मेरा उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें दोबारा से, ताकि पहले जब आपने सॉल्व किया होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब सॉल्व करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। तो सीटिंग अरेंजमेंट में एक ही क्वेश्चन 10 बार सॉल्व कर लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट में ये मत सोचना कि सर ये तो क्वेश्चन मैंने बना लिया अब नहीं बना रहा, ऐसी ही आपकी गलत फहमी है। सीटिंग अरेंजमेंट में तो एक ही क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व कर दो, खुद ही स्पीड बढ़ने लगेगी। मतलब कहने का ये है कि सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं चाहिए। अगर हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन है तो भी हम उस पर बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर इम्प्रूव आवर स्पीड। बेटा हर पति पत्नी एक साथ बैठे हैं तो एस अपनी पत्नी के साथ ही तो बैठा है। अब बेटा दो मेल एक साथ नहीं आएंगे, तो एक मेल के साथ दो फीमेल तो हमेशा रहेंगी, एक मेल के साथ दो फीमेल तो हमेशा रहेंगी, सिर्फ आर और बी को छोड़कर, क्योंकि दो मेल एक साथ आ नहीं सकते आर और बी को छोड़कर। ठीक है सचिन।
धर्मेंद्र ने भी क्वेश्चन बना लिया है, चलिए गुड। सिर्फ 2 ही बच्चे थे, चंपारणी और धर्मेंद्र, जिनके आंसर आए। भाई बाकी लोग क्या कर रहे हो? देखो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट है जहां आप लोग गलती कर रहे हो, और वही मेन पॉइंट है। G is third to the right of A and G is facing center। इस पॉइंट को अच्छे से यूज करो, यही आप लोगों से मिस्टेक हो रही है। बेटा अगर आपको लग रहा है कि सर क्वेश्चन को सॉल्व करने में पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, देन यू कैन मेक द पॉसिबिलिटी। आप एक सर्किल में नहीं, 2 सर्किल में क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 सर्किल में करो, 4 सर्किल में करो, लेकिन एट द एंड आपका आंसर आना चाहिए। आप बेटा 5 पॉसिबिलिटी बनाओ। आपको लग रहा है सर ये तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 3 सर्किल बना लो, मतलब एट द एंड क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं बेटा, सारे क्वेश्चन कराएंगे धर्मेंद्र। जब हम पजल पढ़ाएंगे तब आप क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करने लग, मतलब सेकंड्स तो नहीं, मिनट्स में सॉल्व करने लगोगे, क्योंकि 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं ये, तो कम से कम 2 मिनट तो लगेगा क्वेश्चन बनाने में। सुनील का भी आंसर आ गया, संदीप का भी आंसर आ गया, गुड। कपिल का भी आंसर आ गया, गुड। गुड जॉब। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हटा ही देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ टोटल कितने पर्सन है? सर इस बार है टोटल 7% है ना। इस बार टोटल 7 पर्सन है, 8 पर्सन नहीं है। याद रखना बेटा सिर्फ 7 लोग हैं। हेमंत गुड, सिर्फ 7 लोग हैं, तो 7 को बैठाना है सर्किल के चारों तरफ। अच्छा इस बार एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते, क्योंकि 7 लोग हैं तो अपोजिट का तो कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। तो 4, 5, 6, 7, ठीक है। अच्छा सबके फेस हम बना नहीं सकते, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि इनमें से 5 लोगों का फेस सेंटर में है और 2 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। 5 लोगों का फेस सेंटर में है और 2 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, इसीलिए हम सबका फेस एक साथ नहीं बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं पहला पॉइंट। शमीम का भी हो गया, चलिए गुड। चलिए अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं पहला पॉइंट। C is third to the left of D and both are facing center। और बहुत ही अच्छी बात है कि पहला ही पॉइंट डेफिनेट पॉइंट है कि C D के बाईं ओर तीसरा है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। C किसके थर्ड लेफ्ट पर है? C D के थर्ड लेफ्ट पर है। तो सबसे पहले किसको बैठाओगे? D को। जहां मर्जी वहां बैठा दो। अच्छा D को बैठाते ही इसका फेस पता होना चाहिए, सर इसका फेस सेंटर में है।
क्वेश्चन में दिया है, और इसके थर्ड लेफ्ट पर सी है, इसके बाईं ओर तीसरा सी है, तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, इसके थर्ड लेफ्ट पर सी बैठा दो, एंड बोथ आर फेसिंग सेंटर, दोनों का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, ये था सबसे पहला पॉइंट, बहुत अच्छी बात थी, पहला ही पॉइंट डेफिनेट पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट, ई इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर ऑफ सी। ई ना तो सी का पड़ोसी है, ई ना ही डी का पड़ोसी है। तो मुझे बताओ, ई अगर डी का भी पड़ोसी नहीं है और ई अगर सी का भी पड़ोसी नहीं है, तो फिर ई के बैठने की कितनी जगह बची? सिर्फ एक ही जगह बची ई के बैठने की, और वो ये वाली जगह बची। लेकिन यहाँ पर हम ई का फेस अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ई का फेस बाहर है या अंदर है। ठकुरेलिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। The one sitting exactly between D and F is facing opposite to center. जो D और F के ठीक बीच में है, उसका मुख केंद्र से बाहर है। जो D और F के ठीक बीच में है। अब बेटा अगर ये D है तो मैं F को यहाँ तो नहीं बैठा सकता, क्योंकि ये D और F के जो ठीक बीच में, तो डी एफ यहां नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली डी ये है, तो एफ यहां आएगा। और जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से बाहर है। जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से बाहर है। ठीक है, चलिए। द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, जी ए के दाईं ओर तीसरा है। इस पॉइंट का यूज बहुत अच्छे से करना है। एंड जी फेसिंग सेंटर, और जी का मुख केंद्र की ओर है। तो बेटा जी किसके थर्ड राइट पर है? ए के। तो पता है हमें सबसे पहले ना ए को बैठाना पड़ेगा। अब ए के बैठने की 3 जगह है, 1 2 3। तो हमें पता है क्या करना होगा, हमें ए को तीनों जगह बैठा के चेक करना पड़ेगा कि ए कितनी जगह पे आ सकता है और कितनी जगह पे नहीं। और ए को ऐसे बैठाओ ताकि उसके थर्ड राइट पे हम जी को बैठा सकें, अच्छा, सबसे पहले मैं ए की ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करना चाहूंगा, क्या ए यहाँ पर आ सकता है? अब बात यह है सर ए का फेस बताओ, और इस क्वेश्चन में ए का फेस हमें नहीं पता। तो पता है हमें क्या करना होगा, हमें दोनों पॉसिबिलिटी एज्यूम करनी है। पहले में हम ए का फेस अंदर लें, दूसरे में हम ए का फेस बाहर लें। तो ये मान लेते हैं कि माना कि ए का फेस अंदर है, तो क्या ए के थर्ड राइट पे जी आ सकता है? सर इसका थर्ड राइट 1 2 3, यहां पर जी नहीं आ सकता। इसका मतलब मैं ए का फेस कभी भी अंदर एज्यूम नहीं कर सकता यहां बैठा के। चलिए कोई बात नहीं। अब ये एज्यूम करो, माना कि ए का फेस बाहर है, तो क्या ए के थर्ड राइट पे जी आ सकता है? क्या ए के थर्ड राइट पे जी आ सकता है? सर ए का थर्ड राइट 1 2 3, सर यहां पर भी जी नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ए यहां पर आ ही नहीं सकता। ना तो फेस अंदर के साथ आ सकता ए, ना ही फेस बाहर के साथ आ सकता। तो ए यहां पर आ ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब एज्यूम करते हैं ए को यहां। माना कि ए का फेस बाहर है, तो अगर ए का फेस बाहर है तो इसके थर्ड राइट पर 1 2 3 जी नहीं आ सकता। माना कि ए का फेस अंदर है, अगर अंदर है तो ए के थर्ड राइट पर 1 2 3, और यहां भी जी नहीं आ सकता। अब आप पूछोगे यहां क्यों नहीं आ सकता? वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जी का फेस बेटा अंदर है, ना कि बाहर, और इस व्यक्ति का फेस बाहर है, इसीलिए ए को मैं यहां भी नहीं बैठा सकता, ना फेस अंदर के साथ ना फेस बाहर के साथ। तो कुल मिलाकर ए सिर्फ यहीं आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना था। अच्छा, कुछ बच्चे थे जिनका तुक्का फिट हो गया, जिन्होंने ए को डायरेक्ट यहां बैठाया, लेकिन बेटा वो सिर्फ तुक्का फिट था, क्योंकि हमें ये भी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ए यहां और यहां क्यों नहीं आ सकता। हमें रीजन पता होना चाहिए। अगर मान लो गलती से ए यहां आता तो फिर हमें ना 2 सर्किल बनाने पड़ते, एक में ए को यहां बैठाते, दूसरे में ए को यहां बैठाते। लेकिन अच्छी बात थी कि ए सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही जगह आया, यहां पर, और इसके थर्ड राइट पे हम बैठाएंगे जी को। अब इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये हो गया जी, ये हो गया जी। अच्छा, पर्सन कौन सा बचा? ए बी बचा, तो ये हो गया बी। चलो अगला पॉइंट है, वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर।
बी का एक पड़ोसी है जिसका फेस सेंटर में है। वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। बी का एक पड़ोसी है जिसका फेस सेंटर से बाहर है। अब देखो इसका फेस तो सेंटर से बाहर नहीं है, तो डेफिनेटली इसका फेस ही सेंटर से बाहर करना पड़ेगा। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 7 लोगों में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिनका फेस सेंटर से बाहर होगा, बाकी के जितने भी लोग हैं सबका फेस सेंटर की तरफ होगा। इसीलिए एफ का फेस भी सेंटर की तरफ, जी का फेस भी सेंटर की तरफ, बी का फेस भी सेंटर की तरफ। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो जो समझने वाला पॉइंट था वो ए वाला पॉइंट था, वो था लॉजिकल पॉइंट, मतलब कंसेप्चुअल। चलिए चलिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो बेटा। दिनेश, एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, फिर वह है और फिर वह बाएं घूमता है यानी कि नॉर्थ की तरफ, और 10 मीटर चलता है। तो बेटा वो नॉर्थ में गया 10 मीटर। अगर मुख पूरब की ओर है और बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला तो वो नॉर्थ में गया 10 मीटर। फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर, यहां से 5 मीटर बेटा पश्चिम की ओर जाता है, यहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। और अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में? बेटा मूल स्थान ये था और वो पहुंचा है यहां पर, तो मूल स्थान से वो किस दिशा में है? उत्तर की ओर है दिनेश। ठीक है, बेटा इसका उत्तर सर आपकी ट्रिक से नहीं आ रहा। अरे मेरी जान, मेरी जो ट्रिक थी ना बेटा, वो टाइप 1 कैटेगरी में काम करेगी। और ये जो है ना, ये टाइप 4 है बेटा, 4th। टाइप 4 समझते हो? जब आप लोगों से सापेक्ष दिशा पूछी जाती है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब सापेक्ष दिशा का क्वेश्चन आए, जब विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछे, तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। ये बेटा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन है। ये मुख अगर हमसे पूछता ना व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो उसको हम डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर देते, लेकिन ये थोड़ी ट्रिक से सॉल्व होगा। ठीक है, अरे तो बेटा शशि शेखर, ये जरूरी थोड़ी है कि हर 4x3 की मैट्रिक्स 5 स्टार पैटर्न को फॉलो करे। ये कंपलसरी नहीं है बेटा कि हर 4x3 की मैट्रिक्स 5 स्टार पैटर्न को फॉलो करे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं 4x3 में जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व होते हैं, वो मैट्रिक्स के सम पे डिपेंड करते हैं या कॉलम के मेथड पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 5 स्टार पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है शशि, ये कंपलसरी नहीं है कि हर क्वेश्चन 5 स्टार पैटर्न को ही फॉलो करेगा 4x3 की मैट्रिक्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन।
अभिषेक सानवी का क्वेश्चन हो गया है, गुड। सानवी, चंपारडी, पुनीत, गुड। अमोल कुमार, अनमोल कुमार, पूनम, अभिषेक। इस बार जो 8 लोग बैठे हैं वो सर्किल के चारों तरफ नहीं बैठे। इस बार जो हमें 8 लोगों को बैठाना है वो स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठाना है, स्क्वायर टेबल, है ना। इस बार हमें स्क्वायर टेबल का यूज करना है 8 लोगों को बैठाने के लिए, ठीक है। सर्कुलर टेबल का यूज नहीं करना। और इस तरीके से लोग बैठे हैं 8 लोग कि 4 लोग बैठे हैं कोने में और 4 लोग बैठे हैं मिड में, 4 लोग बैठे हैं कोने में और 4 लोग बैठे हैं मिड में। ये अरेंजमेंट है, 4 लोग बैठे हैं कोने में और 4 लोग बैठे हैं मिड में, ठीक है। अच्छा, द वन हू सिट एट द 4 कॉर्नर फेस द सेंटर। जो किनारे में बैठे हैं उनका फेस सेंटर की तरफ है और जो मिड में बैठे हैं उनका फेस सेंटर से बाहर है। ये अरेंजमेंट है। इस बार इस अरेंजमेंट को हमें कंप्लीट करना है। सुनील, धर्मेंद्र, गुड। चलिए, अब पहला पॉइंट क्या है, P who faces the center sits third to the right of V। जो P है ना, जिसका फेस सेंटर में है, वो V के थर्ड राइट पर है। तो सबसे पहले हमें V को बैठाना है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि B का फेस बाहर लें या V का फेस अंदर लें। देखो, अगर हम V का फेस अंदर लेते हैं ना, तो जो इसके थर्ड राइट में P आएगा, इसका थर्ड राइट 1 2 3, इसके जो थर्ड राइट में P आएगा, इसका फेस कभी सेंटर की तरफ नहीं हो पाएगा, है ना। जबकि P का फेस हमें सेंटर की तरफ लेना है, इसीलिए हम V को फेस सेंटर में नहीं मान सकते। हमें V का फेस सेंटर से बाहर करना पड़ेगा, हमें V का फेस सेंटर से बाहर करना पड़ेगा, तभी इसके थर्ड राइट में जो P आएगा उसका फेस सेंटर की तरफ होगा। अब देखो, इसका राइट 1 2 3, ये है P, और बाय डिफॉल्ट इसका फेस सेंटर में चला गया, ठीक है। तो P who faces the center is third to the right of V। V के थर्ड राइट में P है, ये V है, इसके थर्ड राइट में हमने P को बैठा दिया जिसका फेस सेंटर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, T who faces the center is not an immediate neighbor of V। T जिसका फेस सेंटर में है वो V का पड़ोसी नहीं है। तो जो T है वो V का पड़ोसी नहीं है, लेकिन T का फेस सेंटर में है। आरती, करणवीर, हाँ जी, T का फेस सेंटर में है लेकिन T V का पड़ोसी नहीं है। तो फिर मैं T को कहां बैठाऊं? सर, T को यहीं बैठाओगे क्योंकि एक ही जगह बची, ठीक है। चलिए, गुड जॉब। अब चलते हैं नेक्स्ट। संदीप, गुड। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड W। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब बेटा, ये V है तो मैं W को यहां भी बैठा सकता हूं और मैं W को यहां भी बैठा सकता हूं, क्योंकि V और W के बीच में एक व्यक्ति है। तो W इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। S इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q। Q फेसेस सेंटर। देखो, Q का फेस सेंटर में है, Q का मुख केंद्र की ओर है और Q के सेकंड राइट पे S है। Q के सेकंड राइट पे S है। मैं चाहकर भी Q को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि Q का फेस सेंटर में तो है, लेकिन Q के सेकंड राइट पे S नहीं आ सकता, इसलिए मैं चाहकर भी Q को यहां नहीं बैठा सकता। तो मुझे Q को यहां बैठाना पड़ेगा और Q के सेकंड राइट में S यहां बैठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। बेटा, R P का पड़ोसी नहीं है।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर आर पी का पड़ोसी नहीं है तो मैं आर को यहां भी नहीं बैठा सकता। अच्छा, ये जो पोजीशन है ये अभी ऑप्शनल है और मैं आर को यहां भी नहीं बैठा सकता, तो 110% आर को मुझे कहां बैठाना पड़ेगा? सर 110% आर को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा। अगर आर को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा तो डब्ल्यू की ऑप्शनल पोजीशन यहां से चली गई, तो डेफिनेटली आर यहां आ गया और डब्ल्यू फिक्स्ड हो गया यहां पर। ठीक है, बचा कौन? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये हो गया क्वेश्चन। हाँ बेटा, दो डायग्राम तब बनाने पड़ते जब वी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग थे, है ना, एक लोग थे, और फिर जो अगला पॉइंट होता अगर वो डब्ल्यू से ही रिलेटेड होता तो फिर हो सकता है हमें दो वेन डायग्राम बनाने पड़ते, लेकिन अगला पॉइंट डब्ल्यू से रिलेटेड नहीं था इसीलिए हमने उसको यूज नहीं किया। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। टोटल 8 लोग हैं। मैंने देखो ऊपर की इंफॉर्मेशन हटा दी है, हालांकि देखो ऊपर की इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो तो ऊपर की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा सकता हूं। ऊपर की नहीं कर सकते बेटा पूनम? हाँ, ऊपर की इंफॉर्मेशन मैं आपको पढ़ के दिखा सकता हूं। ऊपर की इंफॉर्मेशन ये है कि टोटल 8 व्यक्ति हैं। एस आर एन एल एम टी ओ पी आर सिटिंग इन अ सर्किल, एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, फेसिंग सेंटर, मुख केंद्र की ओर करके। ऑल 8 बिलोंग्स टू डिफरेंट प्रोफेशन, रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, पेंटर एंड सुपरवाइजर। दे आर नॉट नेसेसरी इन द मेंशन्ड ऑर्डर। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सुनील, क्यों नहीं कंप्लीट होगा सी सेट। चलो भाई, तो ऊपर की इंफॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ ली, अब सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे। इस बार टोटल 8 लोग हैं और वो एक सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं, वृत्त के चारों तरफ, और सबका फेस सेंटर में है, सबका मुख केंद्र की ओर है। हाँ, फेस सेंटर है सबका।
चंपारणी, गुड। करो करो भाई फटाफट। अमन, चलिए भाई बनाए इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाने के बाद जितने पर्सन है सबको एक साथ बैठाएंगे। 8 व्यक्ति हैं, 8 को एक साथ बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका फेस सेंटर में है। ये तो सबसे पहला पॉइंट होता है। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। M O के थर्ड लेफ्ट में है, तो सबसे पहले हमें O को बैठाना चाहिए। जहां मर्जी वहां O को हम बैठा सकते हैं, जहां हमारा मन करेगा वहां हम O को बैठा देंगे। अब इसके थर्ड लेफ्ट में M है, इसके बाईं ओर तीसरा M है। इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, इसके बाईं ओर तीसरा हमने M को बैठा दिया। M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। M के तुरंत दाईं ओर डॉक्टर है। M के तुरंत दाईं ओर डॉक्टर है। डॉक्टर इज इमीडिएट राइट ऑफ M। अच्छा, M इज नॉट अ रिपोर्टर। M रिपोर्टर नहीं है। M रिपोर्टर नहीं है। R इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ P। देखो बेटा, जब 8 लोग बैठा करते हैं तो 4 लेफ्ट या 4 राइट का मतलब अपोजिट होता है। जब 6 लोग बैठा करते हैं तो 3 लेफ्ट और 3 राइट का मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, तो भाई जो R है वो P के 4th राइट पर है। इसका मतलब R और P एक दूसरे के विपरीत है। नीदर R नॉर P एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। R और P में से कोई भी M का पड़ोसी नहीं है। ना तो RP यहाँ आ सकते, ना ही RP यहाँ आ सकते, और ना ही मैं RP को यहां बैठा सकता। तो डेफिनेटली RP सिर्फ और सिर्फ यहीं और यहीं आ सकते हैं। या तो ये R है तो ये P है, और अगर ये R है तो ये P है। ठीक है, 4th राइट या 4 लेफ्ट का मतलब बेटा अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत, अगर 8 लोग हैं तो। चलिए नेक्स्ट, T इज अ टीचर एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। जो T है ना वो टीचर है और वो डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा है। और क्योंकि हम डॉक्टर को ऑलरेडी बैठा चुके हैं तो डॉक्टर के थर्ड राइट पे T टीचर को बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्टर है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, और ये हो गए T टीचर, डॉक्टर के थर्ड राइट पे। चलिए नेक्स्ट, द वन शॉपकीपर, द शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। टीचर के सेकंड लेफ्ट में शॉपकीपर है। ये टीचर है, इसका सेकंड लेफ्ट 1 2, ये हो गया शॉपकीपर। टीचर के सेकंड लेफ्ट में शॉपकीपर है। नेक्स्ट, द पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। M के सेकंड लेफ्ट में पेंटर है। M का सेकंड लेफ्ट 1 2, ये हो गया पेंटर। M के सेकंड लेफ्ट में पेंटर है। नेक्स्ट, S इज क्रिकेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड P। देखो T और P के बीच में S क्रिकेटर है। अब देखो P की 2 केस है, यहां और यहां। अगर मैं P को यहां बैठाता हूं तो कभी भी
टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता, कभी भी टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां ऑलरेडी ओ बैठा है। इसका मतलब यहां पर पी की ऑप्शनल पोजीशन खत्म, तो डेफिनेटली आर आएगा, तो पक्का पी यहीं आएगा कंफर्म। यहां आर की ऑप्शनल पोजीशन खत्म हो गई, और टी और पी के बीच में, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, द अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ द क्रिकेटर। क्रिकेटर के सेकंड राइट में, एक दो, ये है अकाउंटेंट, क्रिकेटर के सेकंड राइट में अकाउंटेंट है, दाई और दूसरा। एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। देखो टी के थर्ड लेफ्ट में एन है, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ये हो गया एन। अच्छा, एम अगर रिपोर्टर नहीं है तो आखिरकार रिपोर्टर है कौन? रिपोर्टर ये भी नहीं है, 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 तो रिपोर्टर ये है। और बचा कौन सा प्रोफेशन? सर बचा है बैंकर, तो एम बैंकर है, ये क्वेश्चन में पहले दिया था। अच्छा, पर्सन कौन सा बच गया? जो पर्सन बच गया है ना, उसको हम यहां बैठा देंगे, जो भी पर्सन हमारा बचा है, ठीक है। एस आर, एस आर, ठीक है, एन एल एम, एन एल बच गया एल, तो ये फिर एल हो गया। ये हमारी अरेंजमेंट हो गई, ठीक। देखो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना बेटा, हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पता है कैसे? हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल के अंदर। अभी तक हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जिसमें हमें 2 सर्किल की रिक्वायरमेंट हो। चलो भाई, इस बार भी टोटल 8 लोग हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देख लो बेटा, क्योंकि हिंदी में ये और बड़ा क्वेश्चन है, हिंदी में आएगा नहीं। पहले तो आप इंग्लिश का ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लो, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लो, कहना क्या चाह रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो अलग अलग कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 में पढ़ते हैं, सबका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। पहली 2-3 लाइन तुमने पढ़ ली। चलो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूं। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा ऊपर ले जा चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को, हाँ, सिर्फ और सिर्फ बेटा इंग्लिश में ही कर लो पढ़ के, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी ऑलमोस्ट सेम होगी, तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लो सिर्फ पढ़ के। आठ लोग हैं, एक सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं, आठों का फेस सेंटर में है, केंद्र की ओर है मुख, जो अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ जी, बनाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को।
हाँ हाँ, सर्कुलर अरेंजमेंट है बेटा। हाँ जी, चलिए तो मैं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले सर्किल बनाओ, ठीक है, सबसे पहले सर्किल बनाओ और सर्किल बनाने के बाद जितने लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो, 1 2। बेटा जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ ना, क्लास खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन का आपको 2-2 बार सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको 2-2 बार सॉल्व करने हैं, तब जाके सीटिंग अरेंजमेंट में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर स्पीड इंप्रूव होगी। तो हर क्वेश्चन को 2 टाइम्स आप कम से कम 2 टाइम्स सॉल्व करोगे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि आधे से ज्यादा टाइम हमारा पता है कहाँ वेस्ट होता है, आधे से ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को रीड आउट करने और उस इंफॉर्मेशन को समझने में। और ये इसीलिए है क्योंकि हम अभी फैमिलियर नहीं है इन क्वेश्चंस के साथ। तो जैसे जैसे हम फैमिलियर हो जाएंगे ना, वैसे वैसे क्वेश्चन को रीड आउट करना और उसको समझना, कैचिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और फिर क्वेश्चन झटके से सॉल्व होंगे। चलिए पहला पॉइंट है, C इज थर्ड टू द राइट ऑफ H। C H के थर्ड राइट में है तो कहीं भी H को बैठा सकते हो और H का थर्ड राइट 1 2 3 ये C है। अच्छा, H स्टडीज इन स्टैंडर्ड 8th, H 8वीं कक्षा में पढ़ता है। F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C और H। देखो E बेटा C और H का पड़ोसी नहीं है, E C और H का पड़ोसी नहीं है, तो मैं E को 2 जगह बैठा सकता हूँ, या तो E को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ या फिर E को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, और E के सेकंड लेफ्ट पे F है, अगर मैं E को यहाँ बैठाऊं तो उसके सेकंड लेफ्ट पे कभी F नहीं आ सकता, अगर मैं E को यहाँ बैठाऊं तो उसके सेकंड लेफ्ट पे F नहीं आ सकता, इसीलिए मैं E को यहाँ भी नहीं बैठा सकता। तो फाइनली मैं E को यहाँ बैठाऊंगा और इसके सेकंड लेफ्ट पर F बैठा दो, इसके सेकंड लेफ्ट पर F, ठीक है, इसके सेकंड लेफ्ट पर F, इसका सेकंड लेफ्ट 1 2, इसके सेकंड लेफ्ट पर F आ गया, इसके सेकंड लेफ्ट पर F आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड फर्स्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। बेटा जो E का पड़ोसी है ना, जो E का पड़ोसी है वो स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता है। अब या तो ये स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता है या फिर ये स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता है, ये दोनों ऑप्शनल पोजीशन हो गई। चलिए नेक्स्ट, 3 people sit between H एंड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। बेटा H और स्टैंडर्ड 7th के बीच में 3 लोग हैं, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड 7th F का है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में 3 लोग आ सकते हैं, चाहे तो यहां से देखो चाहे तो यहां से देखो, तो डेफिनेटली F स्टैंडर्ड 7th में हो गया, ठीक है। H और स्टैंडर्ड 7th के बीच में 3 लोग आ गए। चलिए नेक्स्ट,
एच सी एंड ऑल्सो देयर इमीडिएट नेबर डू नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड सेकंड। देखो बेटा, ना तो एच स्टैंडर्ड 2 में है, ना ही सी स्टैंडर्ड 2 में है, और ना ही इनके पड़ोसी स्टैंडर्ड 2 में है। तो कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक कोई भी स्टैंडर्ड सेकंड में नहीं है, ना तो एच ना इनके पड़ोसी स्टैंडर्ड सेकंड में है। तो यहां से लेकर यहां तक कोई भी स्टैंडर्ड सेकंड में नहीं है, तो इसका मतलब या तो ई स्टैंडर्ड सेकंड में है या फिर ये है स्टैंडर्ड सेकंड में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन स्टैंडर्ड सेकंड एंड जी। स्टैंडर्ड सेकंड और जी के बीच में एक लोग है ना, जी और सेकंड के बीच में एक पर्सन है। अब देखो, हो सकता है ये सेकंड स्टैंडर्ड की पॉसिबिलिटी को खत्म कर दे। अगर मैं सेकंड को यहां मान लूं, तो बेटा सेकंड और जी के बीच में कभी भी एक नहीं आ सकता, इसीलिए ई को कभी भी स्टैंडर्ड सेकंड में नहीं रखा जा सकता। तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड सेकंड में ये है, और सेकंड और जी के बीच में एक लोग है। अगर ये सेकंड है तो जी कहाँ होगा, जी ये तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली जी ये हो गया, समझो इस पॉइंट को। हाँ जी, साउंड आएगा कैसे, साउंड नहीं था। चलिए, तो ये पॉइंट यहाँ तक समझिए आप लोग, यहाँ तक समझ गए ना, अच्छे से चीजें क्लियर हो गई ना यहाँ तक। चलो अब चलते हैं आगे। मैंने थोड़ा सा होल्ड करा था ताकि आप ये समझ लो कि सेकंड स्टैंडर्ड यही क्यों लिया, सेकंड स्टैंडर्ड ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेकंड और जी के बीच में एक था, ठीक है, और फर्स्ट हो गया ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। C is neither standard fourth nor in third। C ना तो थर्ड में है, C ना ही फोर्थ में है। C ना, अच्छा इससे पहले एक पॉइंट और रह गया, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड एंड फोर्थ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। थर्ड और फोर्थ इमीडिएट नेबर हैं, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक थर्ड और फोर्थ इमीडिएट नेबर कहाँ हो सकते हैं सर, यही हो सकते हैं, थर्ड और फोर्थ इमीडिएट नेबर, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। अगला पॉइंट, सी इज नीदर थर्ड इन नॉर फोर्थ, ये तो हो गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। ए और फिफ्थ के बीच में एक व्यक्ति है, एंड ए डू नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड सेकंड और थर्ड। बेटा ए सेकंड में नहीं पढ़ता, तो मैं ए को यहां नहीं बैठा सकता। अब ए को ऐसी जगह बैठाओ ताकि ए और स्टैंडर्ड फिफ्थ के बीच में एक व्यक्ति आ सके, तो मैं ए को यहां नहीं बैठा सकता, यहां नहीं बैठा सकता, यहां नहीं बैठा सकता, यहां नहीं बैठा सकता, यहां नहीं बैठा सकता। ए या तो यहां आएगा, ए या तो यहां आएगा। अगर मैं ए को यहां बैठा दूं तो ए और स्टैंडर्ड फिफ्थ के बीच में एक नहीं आ सकता, ए और स्टैंडर्ड फिफ्थ के बीच में एक नहीं आ सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड फिफ्थ ना तो ये हो सकता ना तो ये हो सकता। इसका मतलब ए ये भी नहीं है। तो फाइनली ए को कहां बैठाएं, सिर्फ यहां बैठाओ, और ए और स्टैंडर्ड फिफ्थ के बीच में एक है, तो स्टैंडर्ड फिफ्थ ये तो हो नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड फिफ्थ ये है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और है, ए स्टैंडर्ड सेकंड में नहीं था और ए स्टैंडर्ड
थर्ड में भी नहीं है, ए थर्ड में भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये फोर्थ है, ठीक है। और फिर थर्ड वाला बचा कौन, थर्ड वाला बचा ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बी डू नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड सेकंड। बी सेकंड में नहीं पढ़ता, तो सेकंड में बी नहीं पढ़ता, तो बी पढ़ेगा थर्ड में। ए बी सी डी बचा डी, तो डी को कहाँ बैठाओगे, डी को यहाँ बैठाओगे, डी ई एफ जी एच, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड कौन सा बचा, 1 2 3 4 5, बचा कौन, 6 7 8। ये हो गया फाइनल क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो चलिए आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं सारे क्वेश्चन कम से कम 2-2 बार सॉल्व करना। और अभी तो बेटा सीटिंग अरेंजमेंट की 2 क्लासेस और बाकी हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो बेटा और क्लासेस बाकी हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, कम से कम 2 और क्लासेस बाकी हैं। आज जैसी रीजनिंग सर कोई नहीं पढ़ा सकता है। लव यू सर जी। चलो थैंक यू सो मच। अभी तो हम SBI PO लेवल तक पहुंचेंगे, चिंता मत करो। अभी तो हम क्लैरिकल लेवल पर ही हैं, अभी तो हम PO लेवल पे पहुंचे ही नहीं है, ठीक। चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अपने अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सभी लोग ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।